अच्छा बेटे, मैं आप लोगों को केस स्टडी नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरे जितने भी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनका माइक्रो एंड हुआ है अभी। और केस स्टडी ओ लेवल्स के अंदर कभी भी सिर्फ और सिर्फ माइक्रो की बहुत मैंने नहीं आज तक देखी। होगी लेकिन मैंने आज तक नहीं देखी। मिक्स होके आती है, मैक्रो माइक्रो मिक्स होके आता है केस स्टडी के अंदर। और नॉर्मली जो आपके सेक्शन बी है उसके अंदर भी माइक्रो मैक्रो मिक्स होके आ रहा होता है। तो भाई कोई मुझे कोई ये सब फजूल सवाल ना पूछे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, सर मुझे ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें, मैं ये करके चले जाऊंगा, मेरा ए आ जाएगा, मेरा बी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये ए लेवल्स की कहानी है, ओ लेवल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। जो भी टीचर आपको बोलता है भाई ये गेस्ट चैप्टर्स हैं, ये आएंगे ही आएंगे, भले कुछ भी हो जाए, आपको बेवकूफ बना रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते कि भाई वो सर बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो बोलते हैं चैप्टर्स वो आ जाते हैं। लेकिन बात क्या है कि आपके पास ओ लेवल्स के अंदर चॉइस कम होती है। ये पेपर पुराना है बेटा, ये 2017 का पेपर है। इसके अंदर आपको 6 सवाल लिखने हैं सेक्शन बी में, जिसमें से आपने कितने करने होते हैं? 3। ये पुराना पेपर पैटर्न है। अब बेटा सेक्शन बी में 4 सवाल आते हैं और आपने उसमें से 3 करने होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सवाल की चॉइस होती है। ठीक है, तो जब एक सवाल की चॉइस है तो आप किस तरीके से अपने सिलेबस को तोड़ सकते हैं, खुद सोचने वाली बात है। तो यानी कि आप ओ लेवल्स के अंदर कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। हर चीज आपको आनी चाहिए, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक से बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, केस स्टडी मैं तब करवाऊंगा जब इंशाल्लाह हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा। सही है जी। अच्छा चले, पहले ये वाला पेपर डिस्कस करने की करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं यहाँ पे एक सही देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 2, जो पहला क्वेश्चन होता है सेक्शन बी का, वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। बोलते हैं भाई इंडोनेशिया आउटपुट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, a production possibility curve diagram can be used to show this relationship between resources and output. Indonesia does have extensive fishing waters but does not actually catch many fish. बोलते हैं मछली पकड़ने के लिए अपने पास पानी बहुत है, यानी कि रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन अपन लोग रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। यानी कि अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, ये मेरा पोटेंशियल है, मेरी औकात ये लाइन है, लेकिन मैं असल में इतना काम कर रहा हूं, तो बेटा ये वाला गैप तो अनएम्प्लॉयमेंट का आ गया ना, नुकसान की तरफ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इनएफिशिएंसी की तरफ जा रहा हूँ। Most of its fishing firms are small and they compete against much larger foreign firms. These larger foreign firms have been attracted into Indonesia's waters because of increasing demand for fish. यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन बेटा अपने पास आ रहा है, इंटरनेशनल बाहर वाला कंपटीशन अपने पास आ रहा है। The price elasticity of demand for different types of fish has changed in the last few years. PED अपने पास चेंज होती जा रही है different types of fishes के लिए over the period of few years. आइडेंटिफाई 2 ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही बेटा बेकार सा सवाल है, बहुत ही ज्यादा बेकार सा सवाल है ये। ठीक है, एक सेकेंड, ईयर कौन सा है ये वाला? आप कह सकते हैं भाई लेबर, फार्मर, डॉक्टर, ठीक है, फिशरमैन। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या बन जाएंगे? सबसे पहले आपके पास ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इंसान वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो बंदा इंसान के अंदर काम कर रहा है। अच्छा भाई, अगला सवाल। अच्छा, 2 ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो अब आपने इसके अंदर क्या क्या लिखना है? लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। मुझे लगा ये किसी और चीज से रिलेटेड पूछ रहा है, नहीं। जैसे अपने पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज होता है ना, उसमें से 2 जो अपने पास ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, आपने उसके बारे में लिखना है। बस डिफाइन नाम लिखना है, आपने लंबा कोई काम नहीं करना उसके अंदर। एक्सप्लेन टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स शोन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। बेटा आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने माइक्रो और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूट भी करके बताया था। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? स्कार्सिटी का आता है, ठीक है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आ रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का आ रहा होता है, एक्चुअल का आ रहा होता है, पोटेंशियल का आ रहा होता है,
ठीक है। इसके अलावा चॉइसेस आ रही होती हैं। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती किस तरीके से बेटा, स्पेशलाइजेशन की वजह से बन रही होती है। आपने कोई से भी दो अच्छे से एक्सप्लेन कर देने, 2 मार्क्स का एक पॉइंट होगा, आपने अच्छे से उसको तरीके से एक्सप्लेन करना है, आपको जो है वो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सॉरी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एनालाइज व्हाई डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में बिकम मोर इलास्टिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा 6 मार्क का सवाल है, कम से कम 3 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं आपने, यानी कि 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो बेटा आप ये बता देना कि जब फॉरेन फर्म्स अपने पास आ रही हैं तो सब्स्टिट्यूट्स क्या हो रहे हैं भाई, सब्स्टिट्यूट्स बढ़ रहे हैं। जब सब्स्टिट्यूट्स अपने पास बढ़ जाते हैं तो उससे अपनी डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है, बेसिक सी बात है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो ये मछली है ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती, फॉर्म ऑफ फूड है ना यार, हैबिट फॉर्मिंग तो नहीं होता ना ये। जब हैबिट फॉर्मिंग में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भाई जब हैबिट फॉर्मिंग गुड होता है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर मछली नहीं खाऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा ना यार, अगर मछली नहीं खाऊंगा तो मरूंगा तो नहीं, मैं कुछ और भी तो खा सकता हूँ, तो इसलिए इसकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है आगे जाके। ठीक है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि भाई जब मछली नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मली अगर पाकिस्तान के अंदर भी देखो या ओवरऑल भी देखो, मछली एक बड़ा महंगा खाना है, फिश बहुत एक्सपेंसिव होती है, लग्जरी होती है एक तरीके से। अगर देखा जाए गरीब बंदा जो होता है वो चिकन खा लेगा, लेकिन मटन और फिश ये उसके लिए बड़ी महंगी होती है खरीदना। ठीक है, तो भाई आप ये लिख सकते हैं कि बड़ा एक्सपेंसिव होता है, लग्जरी गुड एक तरीके से आप इसको गिन सकते हैं। आपने इसको बस एक्सप्लेन करना है तरीके से, पर पॉइंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आपने 3 पॉइंट्स लिखने। कोई मसला भाई, क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? पार्टिसिपेंट्स जो हैं जी चलें जी आगे बढ़े पार्ट डी के ऊपर। डिस्कस वेदर स्मॉल फर्म्स कैन compete सक्सेसफुली अगेंस्ट लार्ज फर्म्स। बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताने वाला हूँ, ये शायद आपको हर बंदा बताई होगी, उन टीचरों ने बताई होगी, आप शायद भूल गए होंगे। बेटा एक बात याद रखना, मेरे जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनको पता है ये बात। देखो, एग्जामिनर कभी आपको डायग्राम बनाने का नहीं बोलेगा, यानी कि जैसे ये पार्ट डी है, कहीं इसने बोला भाई डायग्राम बनाओ, वैसे इसके अंदर आएगी भी नहीं, लेकिन वैसे जनरल बात करो, कभी भी नहीं बोलेगा, लेकिन आपने बनानी है। ठीक है। पार्ट डी जो 8 मार्क का होता है, इसके अंदर कंक्लूजन देना लाजमी नहीं होता। ओ लेवल्स के अंदर इकोनॉमिक्स में कंक्लूजन देना लाजमी नहीं होता, लेकिन आपने देना है। वजह बेटा ये डायग्राम और ये कंक्लूजन, ये बेटा कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऊपर कोई पॉइंट गलत लिख दिया है तो एग्जामिनर आपको उस डायग्राम का या उस कंक्लूजन का 1 या 2 मार्क दे देगा जो आप ऊपर लूज कर चुके हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाने का वो कभी नहीं बोलेगा, लेकिन 6 मार्क या 8 मार्क का सवाल है तो आपने लाजमी बनाना है। कौन है यार ये लड़का, दानियाल वाहिद। 6 मार्क या 8 मार्क का सवाल है तो बेटा आपने लाजमी डायग्राम बनानी है। अगर बनती है तो जबरदस्ती मत घुसेड़ना कि नहीं जी हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर बनती है, आपको लगता है आएगी, तो बना लेना, और कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है। ठीक है भाई, पार्ट डी के ऊपर है। भाई बोलता है डिस्कस वेदर स्मॉल फर्म्स कैन compete सक्सेसफुली अगेंस्ट लार्ज फर्म्स, यानी कि बेटा स्मॉल फर्म्स के आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने कि भाई किस तरीके से compete कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने क्या क्या बातें लिखनी, कौन सा क्वेश्चन है ये, 2D है। आपने क्या लिखना है भाई, जो बेसिक स्मॉल फर्म्स के एडवांटेजेस होते हैं, क्या होते हैं भाई, पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस से हमारा जो कस्टमर है वो खुश होता है। एक्सप्लेन करना है, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आपने एक्सप्लेन करना है इसको। अगला आप क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं कि भाई वो क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट टाइम आप देते हैं अपने कस्टमर को। भाई फॉर एग्जांपल मैं पैसे घर भूल गया, मेरा एक बड़ा पुराना कस्टमर है, मैं पैसे घर भूल गया, मैं कोई नहीं यार अगले हफ्ते दे देना या बाद में दे देना। ठीक है। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है भाई, इन वॉकिंग डिस्टेंस, आप ये भी लिख सकते हैं घर के करीब है, यानी कि आपके लिए
कन्वेंस का इशू नहीं होगा। बेटा आप नमाज पढ़ लो, मसला नहीं है। आप, मैंने तभी बेटा लेट एक तो क्लास रखी थी, 6:30 बजे नमाज के। अच्छा आप सऊदीया में हो ना, ठीक है ठीक है। आप एक काम करो, नमाज पढ़ लो, मसला नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग आप इसको देख लेना एक मरतबा, क्योंकि अगर वो 40 मिनट का टाइम होता है ना, मैं रोक नहीं सकता इसको, मुझे शायद 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहा था भाई, जो वॉकिंग डिस्टेंस जो इन्होंने बताया कि भाई इजीली अवेलेबल है, आप आराम से जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस वाली बात लिख दें यहाँ पर। ठीक है। आप अब देखो, अब आप स्मॉल फर्म्स का लिख रहे हो ना, आप ये भी लिख सकते हो कि भाई क्या पता लार्ज फर्म इज फेसिंग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। जिसकी वजह से स्मॉल फर्म की जो प्राइस है वो कम होगी एज कंपेयर टू लार्ज फर्म्स। ये बात भी आप लिख सकते हैं बेटा, समझे बात को। तो बेटा जब आप फॉर के अंदर, यानी कि हाँ भाई ऐसा होगा, जब फॉर के अंदर आप पॉइंट सिर्फ फॉर के बारे में ही लिखते रहोगे तो बेटा मैक्सिमम ना सिर्फ आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ फॉर के हाँ ऊपर बात की, आपने अगेंस्ट में बात तो नहीं की, मैक्सिमम आप पूरा 2 पेज लिख दो, आपको सिर्फ 5 मार्क्स देगा। सही। अगेंस्ट पे आ जाए, क्या सवाल था भाई, डिस्कस वेदर स्मॉल फर्म कैन ऑपरेट सक्सेसफुली अगेंस्ट लार्ज फर्म्स। आप बोलेंगे कि भाई लार्ज फर्म्स जो होती हैं वो इनोवेशन लाती हैं। ठीक है। इनोवेशन इन लार्ज फर्म्स। आप ये बोल सकते हैं कि भाई वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है, जिससे इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है। आप बोलते हैं भाई कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी ज्यादातर लार्ज फर्म्स के ऊपर होती है। ठीक है। और कोई पॉइंट बताओ भाई, और कोई पॉइंट बताओ। हैव लार्ज कैपिटल बाय इन बल्क, बेटा वो इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर ही अपनी सारी बातें आती हैं। ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी वाली मैंने बात की, वो लोग एफिशिएंट होती हैं। ठीक है। अच्छा अब ये मैंने सारे फैक्टर्स बता दिए, सारी चीजें बता दी हैं, 8 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 8 मार्क। लेकिन आपने एक चीज ऐड करनी है, वो क्या है भाई, कंक्लूजन। समझे। कंक्लूजन में आप अपनी तरफ से जो आपको ठीक लग रहा है कि हाँ भाई कर सकती है या नहीं कर सकती, 2 से 3 लाइनें बस, ज्यादा लंबी नहीं। मुश्किल से भले एक लाइन भी लिख दो, बहुत है। भाई मेरे हिसाब से जो है ना, प्राइवेट स्मॉल फर्म्स ऑपरेट कर जाएंगी, क्योंकि स्मॉल फर्म्स की प्राइस नॉर्मली लार्ज फर्म से लो होती है, तो गरीब बंदा जो है वो उनसे जाके खरीदेगा, उनकी कॉस्ट कवर हो जाएगी, वो ऑपरेट करते रहेंगे, खत्म। कंक्लूजन हो गया मेरे। समझे बात को, कोई परेशानी बेटा, क्लियर है। चलें जी आगे बढ़ रहे हैं। बेटा ये इसके अंदर, इस वाले के अंदर मैंने आप लोगों को मैक्रो स्टार्ट नहीं कराया, तो ये पार्ट सी और पार्ट डी मेरा नहीं ख्याल कि मैं करवाऊंगा। सही। पार्ट सी और पार्ट डी, बल्कि ये पूरा सवाल ही छोड़ दें, ये चीज हम लोगों ने अभी तक मैक्रो स्टार्ट नहीं किया। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 भी अपना मैक्रो के ऊपर है, इसको भी छोड़ दें। अच्छा भाई, सही। बेटा पार्ट डी इसका मैं मैक्रो से रिलेटेड है, लेकिन एक बड़ा सा है मैक्रो का ही पार्ट डी, लेकिन एक बड़ा ही जनरलाइज सा सवाल है, तो ये मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आप बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन पढ़िएगा। 2009 और 2014 के अंदर डेलावेयर वाज द ओनली यूएस स्टेट टू एक्सपीरियंस अ फॉल इन अर्निंग्स। लोगों के पास पैसा कम पड़ गया, इनकम कम हो गई है लोगों की। इन द सेम पीरियड हाउएवर इट हैड एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो द नेशनल एवरेज एंड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बिलोंगिंग टू ट्रेड यूनियन। इसका मतलब समझे, क्या बोलते हैं कि भाई लोगों की अर्निंग गिर गई, लोगों के पास पैसा जो है वो कम हो गया, लोगों की अर्निंग्स कम हो गई हैं। सेम पीरियड के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत कम था। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों के पास जॉब नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो द नेशनल एवरेज, यानी कि ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। मेरी बात को समझना, आप लोगों को बिजनेस के अंदर भी एक होमवर्क दिया था, उसके अंदर लिखा था भाई लो अनएम्प्लॉयमेंट से बिजनेस को क्या क्या गेम होगा, फायदा है नुकसान है। आप लोग समझ लो कि भाई लोगों के पास जॉब नहीं है, सब पढ़ो,
उसको समझो, बिलो द नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, एंड हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बिलोंगिंग टू ट्रेड यूनियन। बोला कि भाई जितना भी हमारे पास वर्कर था, मैक्सिमम वर्कर किसका था, ट्रेड यूनियन का था। The state is forecast to have one of the fastest aging populations of any state in the US in the next 20 years। बोला कि भाई 20 साल के अंदर सारे के सारे लोग जो हैं वो बुढ़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये इस सवाल का पूरा गेम। अब पढ़िएगा, डिफाइन ट्रेड यूनियन। नोट्स के अंदर बेटा पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सिक्योर्स द राइट ऑफ लेबर क्रिएटेड बाय लेबर, मेंबर्स होते हैं ये वो, खत्म, 2 मार्क खल्लास। आगे बढ़ो। एक्सप्लेन 2 पॉसिबल कॉजेस ऑफ अ फॉल इन वर्कर्स अर्निंग। बेटा फॉल इन वर्कर्स अर्निंग यानी कि लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, कोई से भी 2 रीजंस बता दें, कोई से भी लिख दो यार। आप बोलिएगा कि भाई मिनिमम वेज गिर गई है, पहला रीजन लिख सकते हो आप, ठीक है। और क्या है भाई, फॉल इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, ठीक बात है, सही है, लिख सकते हैं आप। फॉल इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आप लिख सकते हैं भाई नंबर ऑफ आवर्स हमने कम कर दिए हैं, ठीक है जी। और बताएं क्या लिख सकते हैं आप। रिसेशन, रिसेशन में बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कनीज रिसेशन में बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इधर अनएम्प्लॉयमेंट वो है, गिर रही है। अच्छा भाई, पॉइंट आया था एक बड़ा अच्छा जहन में, हाँ भाई, फर्म को अपनी कॉस्ट कट करवानी है, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है तो उसको अपनी कॉस्ट कटिंग करवानी, जिसकी वजह से उसने लेबर की वेजेस जो है वो कम कर दी है। लेस यूनिटी इन ट्रेड यूनियन, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रेड यूनियन के अंदर यूनिटी कम है, यानी कि ट्रेड यूनियन की पावर गिरी हुई है, ठीक है। ई वाला इमिग्रेशन, सप्लाई इंक्रीज, सही है, बिल्कुल सारे सही पॉइंट्स है, बस कोई से भी 2 आपने एक्सप्लेन कर देना, ठीक है जी। शिफ्ट टू कैपिटल इंटेंसिव, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर आप चले जा सकते हैं, लेकिन बेटा इसके अंदर एक झोल है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। जब कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर आप जाते हो ना तो आपका लेबर अनएम्प्लॉय होता है, उसको निकाल देते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही। अच्छा भाई, एनालाइज द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस बता दीजिएगा बेटा। आप लोगों को पता ही है सारे, ये मैंने शायद उसमें करवाया था, डिमांड फॉर लेबर, लेबर का मैंने एक चैप्टर कराया था, उसके अंदर जो डिमांड फॉर लेबर वाला चैप्टर है ना, कि भाई डिमांड क्यों कम होती है लेबर की, वो कर देना, खत्म, सारा आंसर उसी के अंदर आ जाएगा भाई, कि लोगों की डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन खराब हो गई है, लोग सही काम नहीं कर रहे, एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़े लोग हैं, तो उसके अंदर भी मसले हो सकते हैं, ठीक है भाई। पार्ट डी, डिस्कस वेदर एन एजिंग पॉपुलेशन बेनिफिट्स एन इकोनॉमी। इसमें क्या पढ़े, हाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अच्छा जी, डिस्कस वेदर एन एजिंग पॉपुलेशन बेनिफिट्स एन इकोनॉमी। बेटा इसके वही वाली बात है, फेवर और अगेंस्ट। बेटा जितना पॉपुलेशन हमारी एजिंग होती जा रही है, यानी कि हम लोग एक्सपीरियंस लोगों की तरफ जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लोगों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। हम हमारे जो लोग हैं एक्सपीरियंस होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एफिशिएंट होंगे, उनको पहले से बिजनेस का मालूम होगा, पहली बात, जिससे हमारी कॉस्ट कम होगी, हमारे फायदे, ये वो, सही है। दूसरा बेटा, एजिंग पॉपुलेशन यानी कि लोग बुढ़ापे तक ज्यादा लंबे अरसा जिंदा रह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत हाई है। ये मैक्रो की बात है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई का मतलब कि आपका सैनिटेशन अच्छा है, आपका हेल्थ केयर अच्छा है, आपको साफ सुथरी खाने पीने की चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, सही है, सारी बातें इसके अंदर बता सकते। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भाई क्या पता डेथ डेथ रेट हमारा कम हो, यानी कि लोग लंबा अरसा जीते हैं, जल्दी नहीं, देर से मरते हैं बूढ़े लोग, तो उसकी वजह से भी अपने पास ये चीजें हो सकती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा एजिंग पॉपुलेशन के, सबसे पहला कि जितने बुजुर्ग हमारी इकोनॉमी में होंगे उतना ज्यादा हेल्थ केयर चाहिए हमें, ठीक है, उतने ज्यादा हमें डॉक्टर्स चाहिए, उतने ज्यादा हमें सैनिटेशन वगैरह अपनी साफ रखनी है, प्रेशर ऑन हेल्थ, वही वाली बात है। इसके अलावा बेटा बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बुजुर्गवार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुजुर्ग को बोलूं कि भाई पूरा दिन आपने दौड़ना है,
बाइक पे घूमना है, यहाँ भागना है वहां भागना, डिलीवरियां करनी है। बुजुर्ग लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ के ऊपर बात आ जाती है। जबकि जवान लोग जो 50 साल 40 साल तक के होते हैं वो कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा वही वाली हमारे पास मोबिलिटी गिर जाती है। अब एंड के अंदर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कंक्लूजन देता कि भाई एजिंग पॉपुलेशन डज नॉट ऑलवेज बेनिफिट्स द इकोनॉमी ड्यू टू लैक ऑफ देयर हेल्थ कंडीशंस। उसके अलावा आप ये बात बताएंगे कि भाई दे आर नॉट एज एफिशिएंट एज पीपल इन देयर टीनेजर्स, या फिर इन देयर क्या बोलते हैं, इन देयर मेच्योरिटी इन देयर एडल्ट लाइफ दे आर नॉट एज एक्टिव एज दे वर बिफोर, ठीक है, एज कंपेयर टू यंग पीपल। तो ये बात आप करके अपने आंसर को खत्म कर दो। क्लियर है भाई? सर केस से लिंक नहीं बेटा, केस से लिंक करना है ना, केस से लिंक करोगे ना आप यहाँ पे उसको साथ साथ लिंक कर रहे हैं ना। उसने लिखा हुआ तो है कि आपके पास जो एज है वो फास्टेस्ट एजिंग पॉपुलेशन है यूएसए की नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर। अच्छा बेटा, ये भी हमारा मैक्रो से मिलता जुलता सवाल है, तो इसको भी आप छोड़ दें। ये क्या है भाई? लॉन्गर टाइम। ये भी बेटा मैक्रो से ही तकरीबन रिलेटेड है, इसको भी मैं छुड़वा रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरे पेपर के ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा जी। केस स्टडीज में करवाऊंगा जब हमारा मैक्रो जो है वो एंड हो जाएगा। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। सेल्स ऑफ बॉटल वाटर इन चाइना डबल बिटवीन 2010 से 2015, ठीक है जी। इन 2013 चाइना ओवरटुक द यूएसए एज द बिगेस्ट मार्केट फॉर वाटर बाय वॉल्यूम, but not value but not value as the price of bottled was higher in the US. The increase in global consumption of bottled water has increased the size of firms producing bottled waters, has also increased pollution. चाइना और यूएस का फड्डा बता रहा है कि भाई चाइना के अंदर ना 2010 से लेके 15 तक जो बॉटल वाटर यानी कि नेस्ले वगैरह एक्वाफिना, ये डबल हो गई, ठीक है। चाइना ने यूएसए को मात दे दी थी, यूएसए को कम्पीट किया था, हरा दिया था, ठीक है। अब सवाल पे आ जाए, वाई इज पोल्यूशन एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर? बेटा पोल्यूशन क्या होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है भैया? थर्ड पार्टी लॉस, समझे। इसीलिए पोल्यूशन जो होती है मार्केट फेलियर का एक पार्ट होती है। समझते हो बात को? क्लियर है? चले जी अगले सवाल पे आ जाए, पार्ट बी के ऊपर। एक्सप्लेन टू कॉजेज ऑफ अ शिफ्ट ऑफ अ सप्लाई कर्व टू द राइट। बेटा सप्लाई कर्व राइट पे क्यों बढ़ता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, यार बेसिक सी बात है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सब्सिडी, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एफओपीस की प्राइस कम हो गई है, एफओपीस की कॉस्ट कम हो गई है, गुड वेदर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सारे बेसिक बातें एक्सप्लेन करने। डायग्राम नहीं बनेगी, 4 मार्क का है भैया, डायग्राम नहीं बनाना। एनालाइज बाय द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट में बी हायर इन यूएसए देन चाइना। आप लोग अक्सर इस तरह के सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा वो क्या बोलता है, एनालाइज यानी कि यूएसए और चाइना इन दोनों को कंपेयर करें कि भाई यूएसए के अंदर प्राइस क्यों ज्यादा। भाई बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्या पता भाई, यूएसए की कॉस्ट ज्यादा हो, यूएसए की कॉस्ट ज्यादा होगी तभी तो प्राइस ज्यादा रख रहा है। क्या पता यूएसए के अंदर डिमांड ज्यादा हो, तभी तो उसने प्राइस ज्यादा रखी हुई है, ठीक है। और बताएं मुझे साथ साथ जल्दी से, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए हो क्या पता यूएसए के अंदर,
क्या पता चाइना वालों को सब्सिडी मिली हुई हो, सही है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो यूएसए वालों का, तभी प्राइस लेवल भी ज्यादा है, ठीक है। क्या पता यूएसए वालों को डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल पड़ रहा हो, चाइना वालों को इकोनॉमी ऑफ स्केल पड़ रहा हो, न्यूमरस रीजंस आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आगे पार्ट डी, डिस्कस वेदर लार्ज फर्म्स और स्मॉल फर्म्स बेनिफिट कंज्यूमर्स मोर। बेटा बेनिफिट किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर से रिलेटेड ही बात लिखना, प्रोड्यूसर से रिलेटेड बात नहीं लिखना कि जी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कंज्यूमर से रिलेटेड बात लिखनी है आपने। पहले तो लार्ज फर्म्स के बारे में बता दो कि भाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा होता है तो कंज्यूमर को क्या फायदा होता है, कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम होगी, लोग उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लार्ज फर्म्स जो होती हैं वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विसेज दे रही होती हैं कंज्यूमर्स को, उससे कंज्यूमर को फायदा है। स्मॉल फर्म्स जो होती हैं उनका ये फायदा होता है कि भाई वो आपको क्रेडिट पीरियड दे देती हैं, ठीक है, 1-to-1 डीलिंग आप साथ कर रही होती हैं, आपके जो है वो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो रही होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि यार अगर लार्ज फर्म है, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ आप लोग ये बातें लिख रहे हो अपने पास, लार्ज फर्म जो है, लार्ज फर्म का मसला क्या होता है कि भाई अगर डिस इकोनॉमी जब स्केल हो रहा हुआ तो भाई वो उससे अपने पास कॉस्ट बढ़ सकती है, प्राइस बढ़ सकती है। क्या पता अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए लार्ज फर्म ने अपनी क्वालिटी गिरा दी, बेटा कस्टमर को तो नुकसान ही है ना क्वालिटी के अंदर, सही है। क्या पता लार्ज फर्म एक मोनोपोली बन जाए, मोनोपोली बन के प्राइस लेवल बढ़ा दे, कस्टमर की फाड़ दे, समझे बात को। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं भाई, स्मॉल फर्म्स के लिए आप ये लिख सकते हो कि भाई स्मॉल फर्म्स की वैसे ही इतनी ताकत नहीं होती, तो क्या पता उनकी क्वालिटी खराब हो, क्वालिटी अच्छी ना हो, जिसकी वजह से बिजनेस की जो है वो एक कस्टमर को चीज सही से ना मिल रही। कोई मसला बेटा यहाँ तक क्लियर है, समझते हो? सही है। चले बेटा ये जरा मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, वापस से ज्वाइन करें फौरन से, वापस से ज्वाइन करें।